Hello everyone. So we are doing Lakshmikant 8th editions. Now we are going to cover the chapter number 26 of Lakshmikant, that is Supreme Court. Okay. देखो, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो उसकी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी है ना वो इंटीग्रेटेड नहीं है। वहाँ पे जो सेंटर के लॉज होंगे उसको उनकी एक सेंट्रल जुडिशरी है वो इन्फोर्स करेगी और स्टेट के लॉज को स्टेट की जुडिशरी इन्फोर्स करेगी। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम का मतलब ये है कि चाहे वो यूनियन के लॉ हों चाहे स्टेट के लॉ हों, एक ही जुडिशरी से वो एक ही जुडिशरी के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, ना कि केवल सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसी तरह कोई स्टेट लॉ है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पे चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सेंट्रल लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और स्टेट लॉ को हाई कोर्ट में। ओके, इसीलिए हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये जो सिंगल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इनहेरिटेड है। बोथ सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ वाज इन्फोर्स बाय सिंगल जुडिशरी। यूएसए की बात करें, वहाँ फेडरल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए फेडरल जुडिशरी है, ठीक है, एंड स्टेट लॉ को इन्फोर्स करने के लिए स्टेट जुडिशरी है। वहाँ पे डबल सिस्टम है कोर्ट्स का, ठीक है, वन फॉर सेंट्रल एंड अदर फॉर स्टेट। कुल मिला के इंडिया भले ही एक फेडरल कंट्री है लाइक यूएसए, बट हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो यूनिफाइड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस। ओके, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। फेडरल कोर्ट जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 1935 के अंदर, उसी को सक्सीड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन की बात करें, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन है वो फेडरल कोर्ट से ज़्यादा है, ठीक है, ब्रॉडर है। दिस इज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिप्लेस द ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। देखो फेडरल कोर्ट से अगर कुछ अपील होती ना तो प्रिवी काउंसिल में जाती थी। ठीक है, मान लो फेडरल कोर्ट में कोई केस गया, वहाँ से अगर अपील करना हो तो आपको ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में अपील करना होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। यहाँ से जो डिसीजन होगा वो कहीं पे अपील नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 124 टू 147 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट से डील करता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का, इंडिपेंडेंस क्या होगा, जुडिक्शन क्या होगा, पावर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की डील की जाती हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि इन चीज़ों को रेगुलेट कर सकता है, पार्लियामेंट ऑथराइज। कंपोजिशन अपॉइंटमेंट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होंगे, ठीक है, एक चीफ जस्टिस होंगे एंड 33 अदर जजेस होंगे। ओरिजिनल स्ट्रेंथ की बात करें तो 8 था जब शुरुआत में हुआ, तो इसमें 8 जज थे, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 जजेस। पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम इसके नंबर को इंक्रीज़ किया। जैसे 1956 में 13 कर दिया था, ठीक है, 1956 में 10 कर दिया था 7 से बढ़ाकर, 1960 में 13 कर दिया, 1977 में 17 कर दिया, 25 के 1986 में, ठीक है, 2008 में 30 कर दिया एंड 33 कब कर दिया? 2009 में। और सुनने में आ रहा है कि फिर स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ठीक है, द वेरियस एक्ट रिलेटिंग टू द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज समराइज। देखो जो एक्ट हैं, वेरियस एक्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, उसको ये नीचे टेबल में दिया गया है। ठीक, 26.2 टेबल कहाँ है? यहाँ 26.1 एंड 26.2। वेट गाइस, चलो हम लेटर ऑन देख लेंगे। ठीक है, जो वेरियस एक्ट है रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट उसको हम देख लेंगे, जहाँ रास्ते में मिलेगा तो हम देख लेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब जजेस के अपॉइंटमेंट की लेकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता है। ठीक है, चीफ जस्टिस जो होते हैं
वो प्रेसिडेंट ही उनको भी अपॉइंट करता है, लेकिन अगर वो जो प्रेसिडेंट होता है चीफ जस्टिस के केस में, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस और हाई कोर्ट्स के जजेस के साथ कंसल्टेशन करने के बाद अपॉइंट करता है, ठीक है, चीफ जस्टिस को। द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस को उसे अपॉइंट करना हुआ तो किसके साथ वो कंसल्ट करेगा, जो उसे लगेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके साथ, एंड हाई कोर्ट के जजेस को जिन्हें वो लगता है जिन्हें वो समझते हैं कि हाँ इनसे कंसल्टेशन करना ज़रूरी है। जबकि दूसरे जजेस का जब अपॉइंटमेंट होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और भी कुछ जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जिनको वो नेसेसरी समझेंगे, उनके साथ कंसल्ट करेंगे, ठीक है। जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस का वो ऑब्लिगेटरी है। चीफ जस्टिस के अलावा अगर किसी अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस का जो कंसल्टेशन है ना उनके साथ करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट की, ठीक है। कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन, जो कंसल्टेशन होता है उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई कई सारी। फर्स्ट जज केस हुआ 1981 में। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो कॉन्करेंस है ना, जो कॉन्करेंस की बात की गई है चीफ जस्टिस से, तो कॉन्करेंस का मतलब कंपलसरी नहीं है, मतलब कंसल्टेशन का मतलब फर्स्ट जजेस केस में ये बात कहेगी कि जो कंसल्टेशन है उसका मतलब कॉन्करेंस नहीं है, मतलब जो चीफ जस्टिस का ओपिनियन होगा बाइंडिंग नहीं होगा। उसके बाद सेकंड जज केस आता है 1993 में, जहाँ पे कोर्ट अपना डिसीजन रिवर्स करता है और बोलता है कि नहीं भैया, कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस होगा, मतलब कि जो डिसीजन देगा चीफ जस्टिस वो बाइंडिंग होगा। इसी सेकंड जज केस में क्या हुआ था ना कि जो चीफ जस्टिस की केवल अकेले ओपिनियन मैटर नहीं करेगी, उनके साथ दो जजेस की ओपिनियन और ली जाएगी जो सीनियर मोस्ट होंगे। यहीं से जो कोलिजियम सिस्टम है वो हमारी कंट्री में आता है। उसके बाद थर्ड जज केस होता है 1998 में, जहाँ पे जो कोलिजियम है उसके नंबर को बढ़ाकर 1 to 4 कर दिया, वो 3 to 5 कर दिया जाता है, ठीक है, 1 चीफ जस्टिस प्लस 4 अदर जजेस। ओके, सो ये था कोलिजियम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 आता है एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2040 आता है। ये कोलिजियम को रिप्लेस करने की बात कर रहा था, ठीक है, कि जो NJAC होगा अब वो नाम रिकमेंड करेगा, उसी हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस होंगे वो उनका इलेक्शन होगा, ठीक है। हाउएवर 2015 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है एक्ट है, ठीक है, और जो NJAC एक्ट है उन दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। जो अर्लियर कोलिजियम सिस्टम होती है दोबारा ऑपरेशनल हो जाती है। दिस वर्डिक्ट वॉज डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट 4th जज केस के नाम से भी इसे जानते हैं, NJAC वाला केस, ठीक, कि ये जो NJAC है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो NJAC है ये कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंसी है जुडिशरी की उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस की बात करें 1950 और 73 क्या होता था कि जो सीनियर मोस्ट जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के उन्हें चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। 1973 में ये कन्वेंशन वायलेट हो जाता है, क्यों? AN रे को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया जाता है इंडिया का, जबकि जो इनसे सीनियर 3 जजेस थे उनको नहीं अपॉइंट किया जाता है, ठीक। 1977 में MU बेग फिर से अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस, और 2 सीनियर मोस्ट, इनसे पहले जो सीनियर मोस्ट जज रहते हैं उनको अपॉइंट नहीं किया जाता, ठीक। तो जो ये डिस्क्रिशन था इसे ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जज केस में 1993 में, ठीक है, जिसमें कहा इसने फिक्स कर दिया कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वही अपॉइंट होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन क्या होगी चीफ जस्टिस की एंड अदर जज की? देखो, अगर कोई पर्सन अपॉइंट होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो उसको कुछ क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, पहली बात, ठीक, इंडिया का सिटीजन हो। दूसरी बात, वो जज ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट सक्सेशन में 5 ईयर्स तक, या तो वो किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, ठीक है, या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट का वो जज रहा हो, कितने समय तक? 5 साल तक, पहला। या फिर इसके अलावा यह हो कि वो एडवोकेट रहा हो किसी हाई कोर्ट का 10 साल तक, ठीक। या फिर ये हो कि वो कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहा हो इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब उसको लॉ की बहुत अच्छी जानकारी हो।
अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजेस है ना, उनमें ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंट में ये जो सी वाला प्रोविज़न है वो नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब मिनिमम एज। देखो कोई मिनिमम एज नहीं कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता है उसको कुछ ओथ एंड अफर्मेशन लेने पड़ते हैं, ठीक है, बिफोर प्रेसिडेंट या फिर कोई ऐसे पर्सन के सामने जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इस पर्पस के लिए। देखो ओथ में वो क्या करता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो स्वेयर करता है कि भाई उसका ट्रू फेथ एंड एलिजेंस रहेगा किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, जो इसकी सोवेरेंटी और इंटीग्रिटी है उसको अपहोल्ड करेगा, ठीक है, ड्यूली या फेथफुली, और जितनी उसके पास एबिलिटी है उसका भरपूर यूज करके अपने नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, ठीक है, वो अपने जजमेंट को देगा, ठीक, बिना किसी फियर के, फेवर के, अफेक्शन या फिर इलविल के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगा और उसकी लॉज को अपहोल्ड करेगा। सैलरी एंड अलाउंस की बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है, तो द सैलरी अलाउंस प्रिविलेज लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। जजेस जो सैलरी हो गई, अलाउंस हो गए, प्रिविलेज हो गए, लीव हो गई या पेंशन हो गए, जजेस की किसके थ्रू डिटरमाइंड होता है, तो पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। देखो एक बार जितना इनका सैलरी फिक्स कर दिया गया फिर इसको घटाया नहीं जा सकता, ठीक है, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। 2018 में क्या हुआ कि जो सैलरीज थी चीफ जस्टिस की उसे बढ़ाकर 1 लाख से 2,80,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया। जजेस की जो सैलरी थी उसे बढ़ाकर 90,000 से 2.5 लाख रुपये कर दिए गए पर मंथ। इन्हें सैंक्चुरी अलाउंस भी मिलेगा और फ्री में घर भी मिलेगा, साथ ही साथ मेडिकल केयर, टेलीफोन, ये सब मिलेगा। रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जजेस को क्या मिलेगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जो जजेस होंगे उन्हें 50% एज अ पेंशन मिलेगा ऑफ देयर लास्ट ड्राउन सैलरी। मतलब उन्हें जिस रिटायर होने से जस्ट पहले जो उनकी सैलरी थी उनका 50% उन्हें एज अ पेंशन मिलेगा रिटायर होने के बाद। टेन्योर एंड रिमूवल की बात करें तो जजेस का जो टेन्योर होगा फिक्स नहीं है, ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविज़न इसके लिए दिए हैं कि कब तक ऑफिस होल्ड कर रख सकते हैं, अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 65 साल तक ही वो अपने ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि उनकी एज हो गई है कि नहीं हो गई है तो किसी ऐसी अथॉरिटी के द्वारा डिटरमाइंड होगा उनकी एज को, जिसे पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक। रिज़ाइन भी कर सकते हैं अपने ऑफिस से प्रेसिडेंट को राइट करके, ठीक। ही कैन इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ना उन्हें उनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, किसके ऑर्डर पे, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे। प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर करेगा लेकिन उसके लिए पहले उसको पार्लियामेंट में एड्रेस करना होगा, ठीक है, उसी सेशन में जिस सेशन में रिमूवल की बात हो रही है। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस, ठीक है। एड्रेस जो देगा प्रेसिडेंट रिमूव करने से पहले उसको उस एड्रेस को सपोर्ट चाहिए कितनी, मेजोरिटी की, ठीक है। ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं स्पेशल मेजोरिटी है ना, जो आर्टिकल 368 के फर्स्ट वाली स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन है उसके अनुसार, ठीक है। किस ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है, तो 2 ग्राउंड मेंशन है, मिसबिहेवियर हो या तो उन्होंने मिसबिहेव किया हो या फिर इनकैपेसिटी मतलब योग्य ना हो। जजेस इंक्वायरी एक्ट की बात करें तो वो प्रोसीजर को रेगुलेट करता है कि जो रिमूवल होगा जजेस का वो कैसे होगा, यही मेंशन करता है कि इम्पीचमेंट के थ्रू होगा। रिमूवल मोशन कम से कम 100 मेंबर के द्वारा पहले साइन होना चाहिए लोकसभा में एंड एटलीस्ट 50 मेंबर इन केस ऑफ राज्यसभा, ठीक है, तभी रिमूवल मोशन स्पीकर या चेयरमैन को दिया जाएगा। स्पीकर एंड चेयरमैन का डिस्क्रिशन, वो चाहे तो मोशन एडमिट करें चाहे तो रिफ्यूज़ कर दें, ठीक है। अगर एडमिट हो जाता है मोशन तब क्या होगा, स्पीकर
या फिर चेयरमैन राज्यसभा में, वो 3 मेंबर की कमेटी अपॉइंट करेंगे उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, कमेटी में कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे किसी हाई कोर्ट के, ठीक है, और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होंगे। ठीक है, अगर ये कमिटी फाइंड आउट करती है कि हाँ इसके ऊपर जो चार्जेस है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी की वो सही है, तब हाउस मोशन को कंसीडर करेगी। ठीक है, जब मोशन पास हो जाएगा दोनों हाउस से बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, तब क्या होगा, एक प्रेसिडेंट एक एड्रेस प्रेजेंट करेगा हाउस में रिमूव करने के लिए जजेस को। फाइनली प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा और जजेस रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई जज हो सुप्रीम कोर्ट का जो रिमूव हुआ हो या इम्पीच्ड हुआ हो। ठीक, पहला केस इम्पीचमेंट का आया था जस्टिस बी रामास्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट में 1991-93 में। ठीक, अब देखो इंक्वायरी कमेटी भी इस पर बैठी, वो गिल्टी भी पा गई कि हाँ ये मिसबिहेवियर हैं, ये इन्होंने मिसबिहेव किया था। ठीक है, बट ही सी कुड नॉट बी रिमूव एज द इम्पीचमेंट मोशन डिफीटेड। देखो लेकिन फिर भी उन्हें रिमूव नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि जो इम्पीचमेंट मोशन था ना वो लोकसभा में डिफीट हो गया, जितनी मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, कांग्रेस ने अब्सटेंड कर दिया था, वोट ही नहीं किया था। ठीक, एक्टिंग हेड ऑफ एंड रिटायर्ड जजेस की अब हम बात करते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होगा? देखो प्रेसिडेंट किसी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं किस केस में? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ऑफिस वैकेंट हो, ठीक है, या टेम्परेरी अब्सेंट हो, या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अनेबल हो, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन। एडॉक जजेस कब बनेंगे? ठीक है, एडॉक जजेस मतलब एडॉक जजेस मतलब टेम्परेरी जजेस। मान लो कि जितना क्वेरम की ज़रूरत होती है परमानेंट जज की उतना जजेस नहीं है, जिससे कि जो सेशन है उसको कंटिन्यू किया जा सके सुप्रीम कोर्ट का। तब क्या करेगा, कोई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो किसी हाई कोर्ट के जज को एज ए हेड ऑफ जज अपॉइंट कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट में फॉर टेम्परेरी पीरियड। ठीक है, लेकिन जो ये फॉर टेम्परेरी पीरियड एड हॉक जजेस किसी हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, इससे पहले उन्हें कंसर्न हाई कोर्ट से कंसल्ट करना होगा और उससे भी पहले उन्हें प्रेसिडेंट का भी कंसेंट लेना होगा। अब देखो जो जजेस अपॉइंट होंगे, द जजेस सो अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो जज अपॉइंट होंगे एज एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो कुल मिला के क्वालिफाइड होना चाहिए कि हाँ वो जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये ड्यूटी बनती है जजेस की, ठीक है, जो अपॉइंट हुए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग को अटेंड करें अपनी सारी अदर ड्यूटीज़ को छोड़कर। देखो जब वो अटेंड करेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को, तो उनको जो जुरिडिक्शन पावर और प्रिविलेज मिलेगी वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से ही मिलेगी। अब बात करते हैं रिटायर्ड जज की। किसी भी समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं किससे? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट से, जो ड्यूली क्वालिफाइड हों, ठीक है, कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाइए, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए। ठीक, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा और जिस पर्सन को अपॉइंट करने वाले हैं उससे भी कंसेंट लेना पड़ेगा। अब जो ये जज अपॉइंट होगा वो उसको वही सारे इंटाइटल्ड होगा अलाउंस एक्सेट्रा के, जिसे प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। जब ये अपॉइंट हो जाएगा एज अ जज तो इसके पास सारी जुडिक्शन पावर और प्रिविलेज होगी जो एक हाई कोर्ट के जज के पास होती है। ठीक है, लेकिन जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है उसे नहीं माना जाएगा, उसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, और किसी तरीके से। अब देखो सीट एंड प्रोसीजर की बात करें, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दिल्ली है। देखो सीट होगी जो प्राइमरी सीट होगी सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठेगी दिल्ली होगी। ठीक है,
बट ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी दूसरे जगह पे सुप्रीम कोर्ट की सीट को इस्टेब्लिश कर सकता है पहले उसको, लेकिन इससे पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हालांकि ये प्रोविज़न जो है ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि करनी ही पड़ेगी, दूसरी जगह सीट इस्टेब्लिश करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन आइदर टू द प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये हो कि कोई भी कोर्ट ना ही प्रेसिडेंट को ना ही चीफ जस्टिस को ये ऑर्डर दे सकती है कि भैया आप इस जगह पे सुप्रीम कोर्ट की एक सीट इस्टेब्लिश करो। कोर्ट के प्रोसीजर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कैन विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट मेक रूल फॉर रेगुलेशन। देखो, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल और रेगुलेशन बना सकती है कि किस तरह से कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर यूज होगा। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन केसेस आर रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 आर डिसाइडेड बाय बेंच कंसेशन। देखो, मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, या प्रेसिडेंट ने कोई रेफरेंस मांगा है सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 143, तो इनमें मिनिमम बेंच में कितने लोग होंगे सुप्रीम कोर्ट की? 5 बेंच, 5 लोगों की, 5 जजेस की बेंच होगी। जो और अदर इसके अलावा जो अदर केसेस हैं वो सिंगल जजेस या फिर डिवीजन बेंच के थ्रू सॉल्व की जाएगी। देखो, द जजमेंट आर डिलीवर्ड बाय द ओपन कोर्ट के थ्रू जजमेंट डिलीवर किया जाता है। जजमेंट आर बाय मेजोरिटी वोट बट इफ डिफरिंग देन जजेस कैन बी डिसटिंग जजमेंट आर ओपिनियंस। ठीक है, मेजोरिटी वोट के थ्रू इसका जजमेंट पास होगा। लेकिन मान लो कि कुछ इसमें इक्वलिटी एक्सेट्रा का केस हो जाता है तो जो जजेस होंगे वो अपना डिसेंटिंग जजमेंट या फिर ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक। इंडिपेंडेंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें, भाई देखो सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसके लिए क्या प्रोविज़न है? सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल असाइन किया गया है इंडिया के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। ये फेडरल कोर्ट है, ठीक है, और साथ ही साथ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ये सिटीजन्स के, ओके। एंड कहीं ना कहीं जो गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ही है। देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंस बिकम वेरी एसेंशियल। इसीलिए इसका जो इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र रूप से काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी असाइन टू इट। ठीक, इसको मतलब किसी इंक्रोचमेंट से बाहर रखना चाहिए, किसी तरीके से इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए इसके वर्क को लेके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इसको एग्जीक्यूटिव का जो इंटरफेरेंस है उससे दूर रखना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ लेजिस्लेचर है उसके भी इंटरफेरेंस से दूर रखना चाहिए। इसको अलाउ करना चाहिए ताकि ये जस्टिस डिलीवर कर सके विदाउट फेयर या फिर किसी के फेवर में आए बिना। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशंस हैड मेड फॉलोइंग प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस ने कुछ प्रोविज़न बनाए हैं, ओके, जो कहीं ना कहीं इसके इंडिपेंडेंसी को सेफगार्ड एंड इंश्योर करता है। ठीक, जैसे कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऐसे नहीं कि खुद की मर्जी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मर्जी से अपॉइंट करे, बेसिकली ये जुडिशरी से ही कंसल्ट करता है। ठीक है, जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो गए एंड हाई कोर्ट्स, तो इनसे कंसल्ट करने के बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव की डिस्क्रिशनरी पावर है ना, डिस्क्रिशन हो वो ना चले इसके अपॉइंटमेंट में। ठीक, पूरा कोलिजियम का सिस्टम ही इसी पर बेस्ड है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट हो वो जुडिशरी के थ्रू ही हो, इसमें एग्जीक्यूटिव की कोई डिस्क्रिशनरी पावर ना हो। ठीक, दूसरी बात आती है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी टेन्योर की सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये इन्हें इनके ऑफिस से ओनली प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। ठीक है, केवल उन्हीं ग्राउंड पे जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी ऑफिस, दिस मीन्स दैट दे डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ
कि ये अपनी ऑफिस केवल प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही नहीं होल्ड करके रख सकते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट जरूर करता है, बट ऐसा नहीं कि जब प्रेसिडेंट चाहेगा तो इनको इनके ऑफिस से निकाल देगा। इन्हें निकालने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो होता है जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं, और इम्पीचमेंट अभी हम कुछ देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इनकी इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए फिक्स सर्विस कंडीशन का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक, जो इनकी सैलरीज होंगी, अलाउंस होंगे, प्रिविलेज होंगे, लीव होंगे एंड पेंशंस होंगे, ठीक, वो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिटरमाइन करेगा। और ये जो इनके सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेज, लीव एंड पेंशंस होंगे, इन्हें एक बार अगर कुछ फिक्स कर दिया गया, फिर इसको इनके डिसएडवांटेज मतलब उसे घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, केवल तभी इनके सैलरी एक्सेट्रा को घटाया जा सकता है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो कंट्री में अंडर आर्टिकल 360। ओके, द कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन सेम ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। जो उनकी सर्विस की कंडीशंस है ना, वो जब तक वो अपने ऑफिस में रहेंगे वो सेम ही रहेगी, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। एक्सपेंस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि जो सैलरी, अलाउंस एंड पेंशंस मिलते हैं जजेस को, वो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। चार्ज एक्सपेंडिचर एंड मेड एक्सपेंडिचर में हम डिफरेंस पहले ही देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, उस पर एनुअली बजट के टाइम ओट करके इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें एनुअल ओट नहीं किया जा सकता चार्ज एक्सपेंडिचर पर। ठीक है, जबकि अगर मेड एक्सपेंडिचर की बात करें, देखो चार्ज एक्सपेंडिचर पर डिस्कशन तो होगा बट उस पर ओट नहीं किए जा सकते, जबकि मेड एक्सपेंडिचर की बात करें तो इस पर डिस्कशन भी होगा और वोटिंग भी हो सकती है। ठीक है, एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट, मेड एक्सपेंडिचर इज बेसिकली सब्जेक्टेड टू एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट, ये ध्यान रखना है। अब कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस, इसकी भी कुछ बात कर लेते हैं कि देखो जो जजेस का कंडक्ट है विद इन द कोर्ट्स, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट आर इन ए स्टेट लेजिस्लेचर विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एक्सेप्ट व्हेन एन इम्पीचमेंट मोशन इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या जजेस क्या काम करते हैं अंडर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ठीक, उसमें किसी जज ने क्या कहा, क्या सुना, उस बारे में डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा। ठीक है, केवल एक ही कंडीशन में डिस्कशन हो सकता है, जब उसके इम्पीचमेंट मोशन का प्रोसेस चल रहा हो विद इन द पार्लियामेंट। ठीक है, बैन ऑन प्रैक्टिस ऑफ रिटायरमेंट। अब देखो जब रिटायर होते हैं जजेस तो इनकी प्रैक्टिस पे बैन लग जाती है। ठीक है, अब एक कंडीशन एज्यूम करते हैं कि इनकी प्रैक्टिस पे बैन नहीं लगाते हैं, ये रिटायरमेंट के बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ऐसा कर दें तो हो सकता है कि ये पहले ही जजेस किसी से साठगांठ बना लें। ठीक है, कि आज हम आपके फेवर में जजमेंट सुना देते हैं, बट जब मैं रिटायर होऊंगा तो आप मुझे अपने कंपनी में एज अ कॉर्पोरेट जज रख लेंगे। ठीक, तो ऐसे में तो जो डिसीजन होगा जुडिशरी का वो अफेक्ट हो सकता है, इसीलिए इनके प्रैक्टिस पर बैन लगाई गई है आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट्स, इसको देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जनरली पनिश कर सकता है किसी भी पर्सन को अगर वो कंटेम्प्ट करता है। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि जो एक्शंस एंड डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें क्रिटिसाइज या अपोज नहीं किया जा सकता। ठीक, अब ये अथॉरिटी, ये पावर सुप्रीम कोर्ट को क्यों दी गई है, ताकि ये अपनी अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर को प्रोटेक्ट कर सके। एट्थ प्रोविजंस है फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं कुछ ऑफिसर्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए सुप्रीम कोर्ट में जो हैं। ठीक है, विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और यही चीफ जस्टिस ही उनके सर्विस कंडीशंस को भी प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक, जो इसका जुडिक्शन है उसे कर्टेल नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि जो जुडिक्शन या पावर है सुप्रीम कोर्ट का उसको कर्टेल कर दे।
कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटी करता है सुप्रीम कोर्ट को, उसे वेरियस टाइप का जो जुडिक्शन पावर है उसको गारंटीड करता है, ठीक है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के पावर को बढ़ा तो सकती है लेकिन कर्टेल या घटा नहीं सकती है। अब जुडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही एक्सटेंसिव जुडिक्शंस एंड वास्ट पावर दी है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। पहली बात कि ये नॉट ओनली अ फेडरल कोर्ट लाइक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, देखो ये केवल फेडरल कोर्ट जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरह नहीं है, पहली बात। बट ये फाइनल, इसके साथ ही साथ ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी है, लाइक ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे ब्रिटेन में अपर हाउस है ना, वहाँ पे कोई भी अपील होता है तो फाइनली वहीं पे होता है, वैसे ही अगर हमारे यहाँ कोई अपील होता है तो सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये फाइनल इंटरप्रेटर है ऑफ द एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स को भी यही गारंटी करता है सिटीजन्स की, ठीक है। फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, या गार्जियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन की वो भी यही गारंटी करता है। फर्दर इट हैज़ एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी पावर। देखो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी पावर भी है, ठीक है। इसीलिए अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं, जो एक मेंबर भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास हैज़ मोर पावर देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है ना वो सबसे ज़्यादा है अगर कंपेयर करें किसी और सुप्रीम कोर्ट की वर्ल्ड के, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड जुडिक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड जुडिक्शन का भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि इसके ओरिजिनल जुडिक्शंस क्या होंगे, ठीक है, जिस पे केवल यही न्याय सुनाएगा। दूसरा है रिट जुडिक्शंस, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक। ओरिजिनल जुडिक्शंस, रिट जुडिक्शंस एंड थर्ड इज अपीलेट जुडिक्शंस, ठीक। फोर्थ इज एडवाइजरी जुडिक्शंस, ये बेसिकली प्रेसिडेंट को एडवाइस भी कर सकता है। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, मतलब जो इसकी प्रोसीडिंग या जजमेंट होंगे एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ट्रीट करेंगे, उनको पूरी इंडिया में लगभग सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब ये किसी लॉ को जुडिशियली रिव्यू भी कर सकते हैं कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात करें, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न समझ में नहीं आता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो उस प्रोविजंस को इंटरप्रेट करें। इसके साथ साथ इसके पास कुछ अदर पावर्स हैं, तो हम ये 8 टाइप्स के पावर डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल जुडिक्शंस की बात करें तो एज अ फेडरल द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशंस, ठीक है। ओरिजिनल जुडिक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड क्या करेगा, जैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो इसके बहुत सारे यूनिट हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं। तो अगर स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है या स्टेट या सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, या सेंटर एक साइड तथा और एक से ज़्यादा स्टेट दूसरे साइड हैं, अगर इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो इसकी सुनवाई कौन केवल करेगा, केवल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ये इसकी ओरिजिनल जुडिक्शंस है, ठीक है। तो देखो बिटवीन द सेंटर एंड वन आर मोर स्टेट, पहला केस। बिटवीन सेंटर एंड एनी स्टेट आर स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन आर मोर अदर स्टेट ऑन द अदर साइड्स, ठीक है। मान लो कि सेंटर में कोई गवर्नमेंट है, लेट सपोज बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी गवर्नमेंट है। अब उत्तर प्रदेश और बीजेपी का अगर क्लैश हो जाए तमिलनाडु के गवर्नमेंट के पास, तो ओरिजिनल जुडिक्शन इसका किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो इसका जुडिक्शंस सुप्रीम कोर्ट के पास होगा, ओरिजिनल जुडिक्शंस, ठीक है। तो ये फेडरल डिस्प्यूट इस टाइप के हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शंस है। एक्सक्लूसिव मतलब कि किसी और कोर्ट के पास ये डिस्प्यूट सॉल्व करने की पावर नहीं है। ओरिजिनल का क्या मतलब है कि पहले इंस्टेंस में, मतलब जब ये डिस्प्यूट होता है सीधे आप पहले ही बार में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, तो ये है ओरिजिनल का मतलब। एक्सक्लूसिव का मतलब ये देखिए, एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल में एक बार हम फिर से डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव जुडिक्शन का मतलब ये हुआ कि उस मैटर पे उस कोर्ट के सिवा कोई और सुनवाई कर ही नहीं सकता, ठीक है। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर इस ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर जो मैटर्स आते हैं, अगर उन पे कोई विवाद होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको अपील की
थ्रू जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विथ रिगार्ड टू द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2 यूनिट शुड बी नोटेड, 2 पॉइंट शुड बी नोटेड। देखो, एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स नोट करने की ज़रूरत है। पहला ये कि जो डिस्प्यूट हो वो किसी क्वेश्चन ला या फैक्ट के क्वेश्चन पे आधारित होना चाहिए, ठीक है। ठीक, ये चीज़। दूसरा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चन है ना, उन्हें एक्सक्लूड किया गया है इस जुडिक्शन से, ठीक है। जो क्वेश्चन हो उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए क्या, कोई ला या फैक्ट जिस पे जो लीगल राइट डिपेंड्स हैं, उनका एग्जिस्टेंस उन पे डिपेंड करता हो, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई सूट सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाता है किसी प्राइवेट सिटीजन्स के द्वारा सेंट्रल स्टेट के अगेंस्ट में, तो इसके अंदर इंटरटेन नहीं किया जा सकता, ठीक। मतलब कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के पास किसी प्राइवेट सिटीजन के द्वारा अगर किसी सेंटर या स्टेट के अगेंस्ट में कोई केस फाइल किया जाता है, तो आप इसे ओरिजिनल जुडिक्शंस का हवाला देके कोर्ट में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। पहला ला एंड फैक्ट का क्वेश्चन होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल नेचर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो डिस्प्यूट हो वो सेंटर स्टेट के बीच में हो, तो सेंटर या स्टेट में से कोई लेके आए, कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं लाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डजेंट एक्सटेंड ऑन द फॉलोइंग। कुछ केसेस में जुडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंड नहीं होगा, जैसे कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है जो किसी ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोविनेंट्स, इंगेजमेंट, सनद या किसी अदर सिमिलर टाइप के इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इंटर्ड इनटू आर एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मान लो कोई ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, इंगेजमेंट, सनद या कुछ अदर इसी सिमिलर टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने से पहले फोर्स में आए हैं, ठीक है, और कमेंसमेंट होने के बाद अभी भी ऑपरेशन में है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है ऐसे मैटर पे एक्सटेंड नहीं होगा, पहली बात। दूसरा कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट पे भी इसका जुडिक्शन एक्सटेंड नहीं होगा। इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल बनाती है सेंटर, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 262 में, आर्टिकल 262 में। अगर फाइनेंस कमीशंस कोई मैटर रिफर्ड करता है इसको, तो इस जुडिक्शंस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है एक्सटेंड नहीं होगा। चौथा है कि एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन द सेंट्रल स्टेट। अगर कुछ एक्सपेंसेस हुए, पेंशन हुए, उनको एडजस्ट करना है सेंट्रल एंड स्टेट के बीच, तो भी इस पर एक्सटेंड नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शंस, ओके। तो ये 4 मैटर थे। 1961 में क्या हुआ कि फर्स्ट सूट ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, जिसमें वेस्ट बंगाल ने सेंटर के अगेंस्ट में सूट फाइल किया था। स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कोल बियरिंग एरियाज एक्ट 1957, ठीक है। पार्लियामेंट ने कोल बेरिंग एरियाज एक्ट 1957 पास किया था, तो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उसने सेंटर के अगेंस्ट में इस ओरिजिनल जुडिक्शंस का हवाला देते हुए सूट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, ठीक है, और साथ ही साथ जो ये वैलिडिटी थी कोल बियरिंग एरियाज एक्ट की, उसको अपहेल्ड किया था। दूसरी बात, अब आते हैं हम रिट जुडिक्शंस की, ठीक। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है वो गारंटर एंड डिफेंडर है फंडामेंटल राइट्स का सिटीजन्स के, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कुछ 5 टाइप्स की रिट इशू कर सकता है जिससे कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। ये रिट कौन कौन सी हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर डिटेल में, बट फिर भी एक बार रिट पढ़ लेते हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशंस, क्यू वारंटो एंड सर्चुरी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए ये रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट। अब दूसरी चीज़ है कि इसके जैसे इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शंस है, ठीक है। मतलब आप चाहें तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। एग्रीड सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अपील के थ्रू जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि जो रिट जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की ना, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सक्लूसिव नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आप केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा पाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं।
इट्स मीन व्हेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर वायलेटेड, मतलब अगर किसी सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो एग्रीड पार्टी के पास ऑप्शंस हैं कि वो चाहे तो हाई कोर्ट भी जा सकता है और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है। इसीलिए जो ओरिजिनल जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो फेडरल डिस्प्यूट में जैसा होता है वैसा ये फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग नहीं होता है। फेडरल डिस्प्यूट में ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुडिक्शंस है, जबकि फंडामेंटल राइट्स में ये रिट जुडिक्शंस में जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो ओरिजिनल तो है बट एक्सक्लूसिव नहीं है। सो हाई कोर्ट्स के पास भी ये पावर है, ठीक है। इन द फर्स्ट केस इट इज़ एक्सक्लूसिव एंड सेकेंड केस कॉन्करेंट विद द हाई कोर्ट जुडिक्शंस, ठीक है, हम बात कर चुके हैं। मोर ओवर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट केस आर यूनिट्स ऑफ फेडरेशंस। देखो जो पहले केस में मतलब ओरिजिनल जुडिक्शंस जो हमने देखा ना फेडरल नेचर वाला, उसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी वो फेडरेशन की यूनिट्स होंगी या फिर फेडरेशन होगा। जबकि अगर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जाए तो ये सिटीजन्स के अगेंस्ट भी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट दोनों जगह अप्लाई होता है ये जुडिक्शंस। अब देखो रिट जुडिक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट का और जो हाई कोर्ट का है उसमें भी एक डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू कर सकता है केवल फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए इशू कर सकता है। जो अदर राइट्स हैं उनको उनके इन्फोर्समेंट के लिए रिट जुडिक्शन इशू नहीं कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगा हैबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर्चरी क्यू वारंटो, ठीक है, तो ये सारे रिट केवल फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इशू कर सकता है। जो स्टैट्यूटरी या लीगल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके इन्फोर्समेंट करवाने के लिए ये रिट इशू नहीं कर सकता, जबकि हाई कोर्ट्स दोनों के लिए इशू कर सकता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। अपीलेट जुडिक्शंस की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है केवल जो फेडरल कोर्ट बनी थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू, केवल उसी को इसने सक्सीड नहीं किया है बल्कि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी है, ठीक है। फेडरल कोर्ट के केस में क्या था कि अगर फेडरल कोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर बनी वहाँ से भी आपको अपील करने का प्रोविज़न था कि अगर आप वहाँ से सहमत नहीं होते हैं तो ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल्स में अपील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट सक्सीड होता है 1950 में इस फेडरल कोर्ट को, तो ये फाइनल कोर्ट्स ऑफ अपील की तरह होता है। इसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते, फाइनली आप यहीं पे अपील कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट की जजमेंट से अगर आप सहमत नहीं हैं तो फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा बाइंडिंग होगा, उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंजॉय अपीलेट जुडिक्शंस, जो ये अपीलेट जुडिक्शंस को इंजॉय करता है, इसको जनरली 4 हेड्स में हम डिवाइड करते हैं। अपीलेट जुडिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे है इसके पास, ठीक है। सिविल मैटर पे अपील का इसके पास पावर है। क्रिमिनल मैटर पे भी इसके पास अपील्स का पावर है। एंड स्पेशल लीव पिटीशंस जो बहुत पावरफुल है, मतलब बहुत इम्पैक्टफुल पावर ये है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे जो अपीलेट जुडिक्शन है उसकी बात अगर हम करें तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एन अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस हुआ, ठीक है, किसी ने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, ठीक, हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट सुनाया लेकिन एग्रीड जो सिटीजन है उससे सहमति नहीं हुई, वो चाहता है कि इस जो डिसीजन है इसको चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट को, तो उसको हाई कोर्ट्स पहले सर्टिफाई करके देगा कि हाँ आप इसे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये केस है इसमें जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशंस रिलेटेड मैटर इंक्लूडेड है, ठीक है। इसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, ठीक है। किस ग्राउंड पे कि क्वेश्चन जो हाई कोर्ट में डिसाइड किया गया वो रॉन्गली डिसाइड किया गया है, ठीक है। सिविल मैटर के केस में, सिविल केसेस में एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। कोई जजमेंट अगर सिविल केसेस पे हाई कोर्ट सुनाता है तो कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट में तभी अपील कर पाएगा, ठीक है, जब हाई कोर्ट ये चीज़ सर्टिफाई करके दे कि ये जो केस है ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर लॉ ऑफ जनरल इम्पॉर्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें केस जो इन्वॉल्व है उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ
ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। दूसरा ये कि ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड करने की आवश्यकता है, ठीक है। ओरिजिनली ओनली दो सिविल केसेस दैट इन्वॉल्व सम ऑफ नॉट लेस देन, अगर रियल में देखा जाए तो केवल वही सिविल केसेस जो 20,000 रुपये से ज़्यादा के हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील किया जा सकता है, ठीक है। बट ये जो मॉनेटरी लिमिट थी इसे 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 के बाद हटा दिया गया था। अगर ओरिजिनल में देखें ना तो केवल यही डिसाइड किया गया था कि जो सिविल केसेस जिसमें रुपए 20,000 प्लस हों, इन्वॉल्व हों, वही सब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जा सकते हैं। बट 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये जो लिमिट थी पैसे वाली इसको हटा दिया गया, ठीक है। क्रिमिनल मैटर्स पे भी सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलेट जुडिक्शंस है। हाई कोर्ट अगर कोई जजमेंट सुनाता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट उसमें क्या करेगा पहले कि मान लो हैज़ ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस हिम हर टू डेथ, ठीक है। मान लो पहले कोई आदमी निर्दोष साबित हो गया, ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट है, उसने क्या किया कि एक अपील किसी ने फाइल की और हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन ही रिवर्स कर दिया। पहले तो उसे एक्विटल साबित कर दिया, बट अपील होने पर उसे डेथ सेंटेंस दे दी हाई कोर्ट ने, ओके। इस मैटर में अग्रीव्ड सिटीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। दूसरा केस ये है, ठीक, कि हाई कोर्ट ने क्या किया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास कोई मैटर था, उस मैटर को अपने पास ट्रांसफर कर लिया, ठीक है, एंड कन्विक्टेड द अक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम। तो जो अक्यूज पर्सन था, जैसे कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ये मैटर था, ठीक है, हाई कोर्ट ने क्या किया कि उस मैटर को खुद ले लिया और जो पर्सन कन्विक्टेड था उस पर्सन को डेथ सेंटेंस दे दी। इस केसेस में भी अपीलेट जुडिक्शंस है, अपील करके कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। या फिर तीसरा केस है कि हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे कि हाँ भाई जो ये केस है ये अपील के लिए फिट बैठता है, तब आप अपील करने के लायक हो, ठीक है। पहले दो केसेस में हमने जो देखा तो इसमें अपील कर सकता है आदमी क्योंकि ये मैटर ऑफ राइट की बात है, तो इसमें हाई कोर्ट की कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भाई आपने किसी आदमी को डेथ सेंटेंस सुना दिया, अब अगर उसको लगता है कि नहीं ये गलत हुआ मेरे साथ, तो उसका राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो पहला जो केस जो है वो राइट की बात करता है, ठीक। लेकिन और इसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है पहले दो केस में। बट इफ़ हाई कोर्ट हैज़ रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड हैज़ ऑर्डर्ड द एक्विटल ऑफ अक्यूज पर्सन, लेकिन अगर मान लो कि हाई कोर्ट जो है, अगर कोई आदमी कन्विक्ट था, उस कन्विक्शन को रिवर्स कर दिया और उसे मुक्त कर दिया, ठीक है, तब किसी के पास राइट नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके, ठीक। 1970 की बात करें तो जो क्रिमिनल जो अपीलेट जुडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट को, उसको पार्लियामेंट ने बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ा के क्या कर दिया उसको हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, देखो किसी हाई कोर्ट के जजमेंट से जो ये बढ़ाए गए, ठीक है, जो क्रिमिनल अपीलेट जुडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का जिसको बढ़ा दिया गया, वो किस मैटर से रिलेटेड है कि अगर हाई कोर्ट हैज़ ऑन अपील रिवर्स एंड ऑर्डर, और कोई अपील फाइल करता है, ठीक है, और किसी एक्यूज्ड पर्सन, जो कोई पर्सन था पहले उसको निर्दोष साबित कर दिया गया, ठीक है, बट अपील के बाद हाई कोर्ट ने क्या किया कि उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी या फिर 10 साल की सज़ा सुना दी, ठीक है। मतलब निर्दोष से आपने उसे लाइफ टाइम की सज़ा सुना दी या उसे 10 साल की सज़ा सुना दी, तो भी वो उसके पास ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। 1970 में ये जो अपीलेट जुडिक्शंस है इसे बढ़ा दिया था पार्लियामेंट ने। दूसरा क्या किया पार्लियामेंट ने, ठीक है, हैज़ टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी, देखो कोई सबऑर्डिनेट केस के कोर्ट के पास कोई केस था, हाई कोर्ट ने इस केस को खुद ले लिया, ठीक है, और किसी
एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट करार दे दिया और उसे सेंटेंस कितने साल की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल की सज़ा सुना दी। ठीक है, तो यही जो हमने ऊपर देखा ना, पहला और दूसरा केस क्रिमिनल मैटर्स में, इसमें बेसिकली डेथ सेंटेंस था, इसमें क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फिर 10 साल की सज़ा। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा उसका जो पहले दो ऊपर दिए गए थे उन्हीं के दायरे को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। ठीक है, अब अपील बाय स्पेशल लीव्स की बात कर लेते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है इसकी डिस्क्रिप्शन कि अपने डिस्क्रिप्शन से स्पेशल लीव ऑफ अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास बाय एनी कोर्ट। मान लो किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो स्पेशल लीव पिटीशंस का यूज़ करके, ठीक है, ठीक, वो कोई केस अपने पास ले सकती है। यही है अपील बाय स्पेशल लीव्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज अथोराइज टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन कंट्री। मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट मार्शल को छोड़ दें तो स्पेशल लीव की जो पावर है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है सभी मैटर्स पे। ठीक है, मतलब कि कोई कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो स्पेशल लीव पिटीशंस के थ्रू उस पर सुनवाई कर सकती है। अब इस प्रोविजंस के 4 एस्पेक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, इसीलिए कोई इसे राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकता। मतलब अगर स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट तभी देगा, ठीक है, अपील बाय स्पेशल लीव तभी सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा जब उसका मन करेगा। आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते, इसका यूज नहीं कर सकते। ये दिया जा सकता है किसी भी जजमेंट में, चाहे वो फाइनल जजमेंट सुनाया गया हो या इंटरलोकुटरी जजमेंट हो। मतलब कि कोई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया फाइनली, उसके बाद भी ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर, स्पेशल लीव वाली, उस टाइम भी यूज की जा सकती है या बीच में ही। ठीक है, जजमेंट के बीच में ही कोई छोटा मोटा जजमेंट हो, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये ग्रांट कर सकता है। ठीक है, या कोई मैटर रिलेटेड हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, सिविल हो, क्रिमिनल्स हो, इनकम टैक्स हो, लेबर्स हो, रेवेन्यू हो, एडवोकेट्स हो, इन सारे मैटर से रिलेटेड पे भी अपील बाय स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है। ठीक है, इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट में ग्रांट की जा सकती है, किसी भी ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि केवल हाई कोर्ट के अगेंस्ट में ही हो। ठीक है, मिलिट्री कोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। दस द स्कोप ऑफ दिस प्रोविजन इज वेरी वाइड, इसीलिए जो इसका जो स्कोप है ना इस प्रोविजन का, हाँ, अपील बाय स्पेशल लीव बहुत वाइड है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावर देता है। ठीक, कि भाई इतना पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो किसी भी तरह के केसेस के अपील, ठीक है, किसी भी केसेस पे अपील सुन सकता है अपने इस पावर का यूज़ करके। ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हेल्ड दैट being an exceptional and overriding power, it has to be exercised sparingly and with cautions and only in special extraordinary situation। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि देखिए ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सेप्शनल पावर है। ठीक है, इसे हमेशा नहीं सुप्रीम कोर्ट यूज़ कर सकती, सुप्रीम कोर्ट को इसे एक्सेप्शनली यूज़ करना चाहिए, कभी कदार यूज़ करना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही इस पावर को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एडवाइजरी जुडिक्शंस की। ठीक, तो अभी तक हमने जो एडवाइजरी जुडिक्शन है इस पर हम बात, जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है इस पर हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमारे पास लगभग कितने पेजेस बचे हैं अभी इस चैप्टर में? ठीक, आई थिंक 6 पेजेस बचे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बचा है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, अच्छा चलिए थोड़ा ट्राई करते हैं। ठीक, एडवाइजरी जुडिक्शंस की बात करें, आर्टिकल 143, ठीक है, प्रेसिडेंट को अथोराइज करता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट्स का ओपिनियन मांग सकता है दो कैटेगरी के मैटर से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस है जो लॉ या फैक्ट पे आधारित है और वो पब्लिक इम्पोर्टेंस में है, ठीक है, चाहे वो पहले से वो क्वेश्चन आ गया हो या फिर
हो सकता है कि फ्यूचर में आ जाए, तो ऐसे मैटर पे जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है अंडर एडवाइजरी जुडिक्शंस आर्टिकल 143। दूसरे केस में एडवाइजरी जुडिक्शंस का प्रोविजन है कि मान लो कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई ट्रीटी थी, एग्रीमेंट हुआ था, कॉवेनेंट था, इंगेजमेंट था, सनद था, या इसी टाइप के अदर इंस्ट्रूमेंट थे, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन था उससे बाहर हैं, तो ऐसे मैटर पर भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुडिक्शंस ले सकता है बाय यूजिंग आर्टिकल 143, ठीक है। पहले केस की बात करें तो पहले केस में कि अगर कोई क्वेश्चन लॉ या फैक्ट पे आधारित है, ठीक है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी एडवाइस दे दे और चाहे तो मना भी कर सकता है, ठीक है। बट सेकेंड केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देना ही होगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द सुप्रीम कोर्ट इज ओनली एडवाइजरी। दोनों केसेस में जो ओपिनियन होगा ना सुप्रीम कोर्ट का केवल एडवाइजरी होगा, ये कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं होगी। मतलब इसका ये हुआ कि प्रेसिडेंट पे ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी, चाहे तो वो फॉलो करे एडवाइस को चाहे तो ना करे। However, it facilitates the government to have authoritative legal opinion on matter to be decided by it. Okay. So far the president has made 15 देखो अब तक प्रेसिडेंट जो है ना उसने 15 रेफरेंस मेड किया है सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुडिक्शन का यूज करके। मतलब 15 टाइम्स अभी तक एडवाइजरी जुडिक्शन का यूज प्रेसिडेंट ने किया है, ठीक है। किस किस केस में? पहला था दिल्ली लॉ एक्ट्स इन 1951, दूसरा केरला एजुकेशन बिल 1958, बेरूबरी यूनियन केस 1960, ठीक है, बांग्लादेश को हमें कुछ टेरिटरी ट्रांसफ़र करनी थी, सी कस्टम एक्ट इन 1963, केशव सिंह केस रिलेटिंग टू द प्रिविलेज ऑफ लेजिस्लेचर इन 1964, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1974, स्पेशल कोर्ट बिल इन 1978, जम्मू एंड कश्मीर रीसेटलमेंट एक्ट इन 1982, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स इन 1992, राम जन्मभूमि केस 1993, कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1998, लेजिस्लेटिव competence of the center and the state on subject of natural gas and liquefied natural gas 2001, the constitutional validity of elections commission decisions on deferring the Gujarat assembly elections 2002, Punjab termination of agreement act 2004, and the last 15 is 2G spectrum case verdict and the mandatory auctions of natural resources across all sector in 2012. ओके, फिर बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की। कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ 2 पावर। एज अ कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास 2 पावर है। क्या क्या है कि जो जजमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट की, प्रोसीडिंग्स होगी, एक्ट्स होंगे कुछ सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उन्हें रिकॉर्ड में रखा जाएगा अनंत समय तक, और ये कहीं ना कहीं टेस्टिमनी की तरह भी काम करेंगे। दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी एविडेंटरी वैल्यू। देखो इन रिकॉर्ड्स को एज अ एविडेंस एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, और किसी भी कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट्स के सामने, ठीक है, कहीं पे भी इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता अगर ये किसी भी कोर्ट के सामने रखे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इनकी लीगल वैल्यू है, ये एविडेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है। इन पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में। हम बोलते हैं ना, जैसे जब हमने देखे होंगे मूवीज़ एक्सेट्रा देखी होंगी तो उसमें जो वकील होता है वो हवाला देता है कि भाई रेफरेंस देता है बेसिकली कि हाँ इस केस के अनुसार, इस केस के अनुसार, तो उस पर जज कहता है कि हाँ भाई ठीक है। तो क्यों ये कहता है? क्योंकि इसकी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, एविडेंटरी वैल्यू है। दे आर रिकोगनाइज एज लीगल प्रेसिडेंट एंड लीगल रेफरेंस। इन्हें लीगल प्रेसिडेंट या लीगल रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है। लीगल रेफरेंस अभी जो मैंने बात की ना कि लोग बोलेंगे कि हाँ केशवानंद भारती केस में ये हुआ था, ठीक है, तो ऐसा रेफरेंस रखते हैं। इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। इसके पास ये भी पावर है कि वो कंटेम्प्ट, अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है खुद से, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, देखो ये जो कंटेम्प्ट वाली पावर है ना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ही मेंशन है, ठीक है। और जो कंटेम्प्ट है सिविल या क्रिमिनल कंटेम्प्ट पे का जो वो है, तो वो बेसिकली जजेस इंक्वायरी एक्ट के थ्रू डील होता है, ठीक है। In 1991, Supreme Court has ruled that it has power to punish for its contempts not only of itself but also of high courts। मतलब सुप्रीम कोर्ट 1991 में बोलता है कि इसके पास पनिश करने की पावर है फॉर इट्स कंटेम्प्ट, और ये पावर
केवल ऐसा नहीं कि आपने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है तभी इसको एक्सरसाइज करेगा। अगर आपने किसी हाई कोर्ट का भी कंटेम्प्ट किया है तो भी एक पावर एक्सरसाइज कर सकता है। अगर आपने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अगेंस्ट में कुछ कहा, ट्रिब्यूनल फंक्शंस के कुछ अगेंस्ट में कहा, तो भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एज अ यूज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की बात करते हैं। सॉरी, हमने शायद जजेस इंक्वायरी एक्ट बोल दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है। ठीक है, 1961 में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक स्पेशल कमेटी, किसके चेयरमैनशिप में, एच.एन. सान्याल की चेयरमैनशिप में। ठीक है, उस टाइम ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। इनको काम क्या दिया गया कि ये एग्जामिन करें लॉ रिलेटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड लॉ है उसको एग्जामिन करें। ठीक है, कमेटी 1963 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स लेटर। ठीक है, इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो कमेटी ने मीट किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पार्लियामेंट इनैक्ट करती है। इस एक्ट के अंदर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको डिफाइन किया कि ये सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दो हो सकते हैं। सिविल कंटेम्प्ट अब क्या है कि आपने विलफुली मतलब जानबूझकर कोर्ट के जजमेंट, ऑर्डर या रिट या कोई अदर जो प्रोसेस है कोर्ट का उसको डिसओबे किया है। ठीक है, या आपने अपने जानबूझकर ब्रीच किया है किसी अंडरटेकिंग को जो कि कोर्ट ने दिया था। ठीक, क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो आप कोई ऐसी चीज़ पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की या जो कोर्ट की अथॉरिटी है उसको स्कैंडलाइज या लोअर कर रहा है। मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया कि हाँ उसे सुप्रीम कोर्ट की बदनामी हो रही है, घनी बेइज्जती हो रही है। ठीक है, प्रेजुडाइज आर इंटरफेरेंस विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। मान लो कोई इसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, आपने कुछ ऐसा किया, ठीक है, जो कहीं ना कहीं उस जुडिशियल प्रोसीडिंग को इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, या उस प्रोसीडिंग में इंटरफेयर कर सकती है, या फिर इंटरफेयर कर सकती है या रोक सकती है किस चीज़ को, जो जस्टिस एडमिनिस्टर कर रहा है उसको किसी और तरीके से। इंटरफेयर और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैटर्स। ओके, however innocent publication and distributions of matter fair and accurate report of judicial proceeding and fair criticism of judicial act do not amount to the contempt of court। हालांकि मान लीजिए कि आपने कोई पब्लिकेशन किया, ठीक है, जो इनोसेंट पब्लिकेशन है, मतलब कुछ उसमें आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप कोर्ट की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, आपने कोई ट्रू रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश कर दी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैटर्स फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपने कोई सही रिपोर्ट्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग, या आपने कोई फेयर क्रिटिसिज्म किया है जुडिशियल एक्ट का, उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर नहीं गिना जाएगा। हालांकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डिसीजन है कि मतलब कोई एक्ट आपका कंटेम्प्ट कर रहा है कोर्ट को कि नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं उस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो आपको सज़ा सुनाना चाहता है अंडर, मतलब भाई ये तो वही बात हो गई ना कि मैं ही राजा मैं ही प्रजा। ओके, मतलब सब कुछ मैं ही करूँगा। अंडर द एक्ट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज पनिशेबल विद अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 6 मंथ। देखो, अब जब आपने कंटेम्प्ट किया तो आपको 6 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है इसके, अथवा मतलब या फिर 2000 की फाइन आप पे लगाई जा सकती है, या आपको सज़ा और फाइन दोनों आपको कंटेम्प्ट यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक्ट आल्सो प्रोवाइड दैट नो कोर्ट शैल इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। ठीक है, मान लो कि कोई केस हुआ, उस केस के होने के बाद 1 साल बीत गया, उसके बाद जो अब कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती कि 1 साल पहले का कोई मैटर है उस पर आपके ऊपर कंटेम्प्ट लगा देती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, 1 साल तक भुलवा के रखो, काम चल जाएगा। ठीक है, फर्दर दिस एक्ट इज नो एप्लीकेबल टू कंटेम्प्ट ऑफ न्याय पंचायत और अदर विलेज कोर्ट्स। देखो, अगर न्याय पंचायत जो अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, या फिर विलेज कोर्ट हो गई, अगर उसका कंटेम्प्ट होता है ना तो उस मैटर से डील नहीं करता ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात कर लें अगर हम, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई लॉ अगर कोई लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट हुआ है या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू कर सकती है। अगर एग्जामिन करने पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस को वायलेट कर रहे हैं तो इन्हें इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, रिव्यू जुडिक्शंस की अगर हम बात करें अभी यहीं पे,
तो सुप्रीम कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो उसने अगर अपने पहले कोई जजमेंट दी है तो उसको रिव्यू कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाई इट। ठीक है, ठीक, जैसे कि गोलकनाथ केस वगैरह में तो इसने यही तो किया था कि उसने रिव्यू किया था, ठीक है, जुडिक्शंस को, उसके बाद फाइनली केशवानंद भारती केस आया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट और प्रोनाउंस एनी ऑर्डर मेड बाई ए रिव्यू पिटीशन हैज़ टू बी फिल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट। ठीक है, जो रिव्यू पिटीशन आपको फिल करना होगा वो 30 डेज के भीतर फिल करना होगा जब भी जजमेंट कोई सुनाया गया है या कोई ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के थ्रू। ठीक है, ए रिव्यू पिटीशन शुड बी सबमिटेड टू द सेम जज आर द बेंच दैट डिलीवर द जजमेंट। ठीक है, मान लो केवल उसी बेंच के सामने आप ये रिव्यू पिटीशन ले जा सकते हो। ठीक है, सेम बेंच के सामने जिसने जो जजमेंट या ऑर्डर था दिया था। ठीक है, कि आप इसको दोबारा रिव्यू करो। फर्दर जो रिव्यू पिटीशन है ना, कुछ ग्राउंड्स पे अलाउड है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई नई डिस्कवरी या कोई नया एविडेंस आपको मिला है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर्स आर एविडेंस, तब आप रिव्यू करवा सकते हैं जजमेंट को। ठीक है, मान लो कि पहले किसी आदमी का मर्डर प्रूफ नहीं हुआ, कोर्ट में केस चला। ठीक है, कोर्ट ख़त्म हो गया, उसे एक्विटल साबित कर दिया गया। अब मान लो कि आपके हाथ कोई ऐसा एविडेंस लग गया कि आप प्रूव कर दोगे कि हाँ वो आदमी मर्डर था, वो खुला घूम रहा है। ठीक है, तब आप रिव्यू कर सकते हो। अगर मान लो कि जो रिकॉर्ड्स था ना उसमें कोई एरर या मिस्टेक हो गई है, ठीक, या कोई दूसरा जो सफिशिएंट रीजंस हो, द कोर्ट में आइदर डिसमिस द रिव्यू पिटीशंस और डायरेक्ट नोटिस टू द अपोजिट पार्टी। ठीक है, कोर्ट चाहे तो वो डिसमिस भी कर सकती है रिव्यू पिटीशंस को, या जो अपोजिशन पार्टी है उसको नोटिस भेज सकती है। ठीक, however even after the dismissal of review petitions the court can still reconsider its final judgments or order by way of curative petitions on limited grounds। ठीक है, मान लो कि इसने रिव्यू पिटीशंस कोर्ट ने डिसमिसल कर दिया कि नहीं हम रिव्यू नहीं करेंगे, उसके बाद भी कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो अपना फाइनल जजमेंट दोबारा रिकन्सिडर कर सकती है बाय यूजिंग क्यूरेटिव पिटीशंस ऑन कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स पे क्यूरेटिव पिटीशंस का यूज़ करके जो कोर्ट्स है वो दोबारा अपने फाइनल जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। ठीक है, विदाउट यूजिंग रिव्यू पिटीशंस। ठीक, जैसे कि किसी केस में नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, तब अपने क्यूरेटिव पिटीशंस का यूज करके फाइनल जजमेंट को रिकन्सिडर कर सकती है। टू क्योर ग्रॉस और मिसकैरियज ऑफ जस्टिस। ठीक है, क्योर ग्रॉस और मिसकैरियज ऑफ जस्टिस, इस केस में भी अगर कोर्ट की जो प्रोसेस का अब्यूज़ किया गया है, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, इस केसेस में भी ये यूज़ कर सकती है क्यूरेटिव पिटीशंस का। चौथा है बायस ऑफ जजेस। तो ये 4 केसेस हैं जिसमें अपने फाइनल जजमेंट का इवन आफ्टर डिसमिसल ऑफ रिव्यू पिटीशंस अपने फाइनल जजमेंट या ऑर्डर का क्यूरेटिव पिटीशंस का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसको रिकन्सिडर कर सकती है ऑन द फोरग्राउंड वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, टू क्योर ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, एंड फोर्थ इज बायस ऑफ जजेस, बायस ऑफ द जज। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस की बात करें अगर हम, ठीक, तो इस पे एक सेकेंड, अब देखो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ही है जो फाइनली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस के किसी प्रोविजंस को इंटरप्रेट करता है। ओके, इट कैन गिव फाइनल वर्जन टू द स्पिरिट एंड कंटेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द ब्रेविजाज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, फाइनली यही इंटरप्रेट करता है, जो यही कहेगा कि हाँ इस प्रोविजंस का ये मतलब है, वही माना जाएगा। ठीक है, While interpreting the constitutions, the Supreme Court is guided by number of doctrines। जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशंस को इंटरप्रेट करता है तो इसको गाइड करने के लिए कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन्स एक्सप्लेनेशन जनरली यहाँ पे मेंशन नहीं है, इस एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत भी नहीं है। जनरली ये पॉलिटिकल साइंस या फिर लॉ ऑप्शनल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रीड दिस डॉक्ट्रिन।
इन अदर वर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइज वेरियस डॉक्ट्रिन इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स का यूज़ करता है कॉन्स्टिट्यूशंस को इंटरप्रेट करते टाइम, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वीवर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशंस, डॉक्ट्रिन ऑफ implied powers, doctrine of incidental and ancillary powers, doctrine of precedents, doctrine of occupied fields, doctrine of prospective overrulings, doctrine of harmonious constructions, doctrine of liberal interpretations. ओके, कुछ अदर्स पावर्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट्स की, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो फाइनली उस डिस्प्यूट को डिसाइड करने वाली अथॉरिटी कौन है? ये है सुप्रीम कोर्ट। इस मैटर से रिलेटेड जो भी मतलब कि इलेक्शन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे उसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है ओरिजिनल पावर है, ठीक है, मतलब कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एक्सक्लूसिव पावर है, आप हाई कोर्ट एक्सेट्रा अदर कोर्ट्स में नहीं जा पाएंगे, केवल आप सुप्रीम कोर्ट में ही जा पाएंगे, ठीक है, और फाइनल अथॉरिटी भी है, ठीक। इट्स इंक्वायर इनटू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द चेयरमैन मेंबर ऑफ द यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन द रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट्स। ओके, जो फाइनल इंक्वायरी करता है कंडक्ट एंड बिहेवियर चेयरमैन का कैसा था यूपीएससी स्टेट पीएससी या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस के, ठीक है, प्रेसिडेंट सबसे पहले रेफरेंस मेड करता है, ठीक, कि आप इंक्वायर करो कंडक्ट एंड बिहेवियर पे, ठीक है, यूपीएससी स्टेट पीएससी एंड जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के, तो ये इंक्वायर करता है उस पर। अगर ये पाता है कि हाँ ये मिसबिहेवियर था इनका, तो ये प्रेसिडेंट को उनके रिमूवल के लिए रिकमेंड करता है, ठीक है। अब इस संबंध में जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देगा अपनी एडवाइस, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज़ अथोराइज टू विदड्रॉ द केस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट एंड डिस्पोज देम बाई इटसेल्फ। मान लो कोई केस है जो हाई कोर्ट्स के पास पेंडिंग है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि हाई कोर्ट से उस केस को विड्रा करके खुद के पास उसे खुद के अंदर ले और उसे डिस्पोज करे, ठीक है। इट कैन आल्सो ट्रांसफर अ केस अपील पेंडिंग बिफोर वन हाई कोर्ट टू अनदर कोर्ट्स। मान लो कि किसी एक हाई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, लेकिन उस हाई कोर्ट्स के पास वर्कलोड ज़्यादा है और उस सब्जेक्ट को, उस केस को इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है उस हाई कोर्ट्स के इस केस को टू अनदर हाई कोर्ट्स, ठीक है। इट्स लॉ इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। इसका जो लॉ होगा, जो सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग करेगा, मतलब जो लॉ देगा, वो जो भारत के सारे कोर्ट्स पर वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। ऑर्डर इसके इन्फोर्सेबल्स होंगे थ्रू आउट द कंट्री, चाहे सिविल अथॉरिटी हो या जुडिशियल अथॉरिटी हो इन द कंट्री, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के हेल्प से ही एक्ट करेंगे, ठीक है। इट हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसके पास जुडिशियल सुपरिटेंडेंसी की पावर है, ठीक है, कि ये कहीं ना कहीं जितने भी कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स हैं पूरी कंट्री में, उन पे इसका अल्टीमेट कंट्रोल होगा। द सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शंस एंड पावर विथ रिस्पेक्ट टू मैटर इन द यूनियन लिस्ट कैन बी इनलार्ज बाय द पार्लियामेंट। देखो सुप्रीम कोर्ट्स की कुछ जुडिक्शंस हैं यूनियन लिस्ट पे, ठीक है। अब ये जो जुडिक्शंस हैं यूनियन लिस्ट पे सुप्रीम कोर्ट के, इसे बढ़ाया भी जा सकता है, किसके थ्रू? पार्लियामेंट के, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जुडिक्शन एंड पावर विथ रिस्पेक्ट टू अदर मैटर्स कैन बी इनलार्ज बाई स्पेशल अग्रीमेंट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। और जो अदर मैटर हैं, मान लो कोई कॉन्करेंट लिस्ट पे जुडिक्शंस है, यूनियन लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट पे कोई जुडिक्शंस है, तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सेंटर और स्टेट के बीच में एक स्पेशल एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। अब इंडिया एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसकी जो ओरिजिनल जुडिक्शंस है, केवल जो मैटर केवल इसी के द्वारा सुना जाएगा, ठीक है, वो होंगे फेडरल केसेस। जबकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शंस की बात करें तो ये केवल फेडरल केसेस को ही नहीं कवर करता, बल्कि इट आल्सो केसेस रिलेटिंग टू जैसे नेवल फोर्स, मैरीटाइम एक्टिविटी, ठीक है, या फिर एम्बेसडर से रिलेटेड जो कुछ भी केसेस रहते हैं उसका भी ओरिजिनल जुडिक्शंस अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, साथ ही साथ फेडरल केसेस का भी। हमारे यहाँ केवल फेडरल केसेस का, ठीक है।
अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इट्स अपील जुडिक्शंस कवर कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो अपीलेट जुडिक्शंस, मतलब सिविल केसेस में भी कोई अपील कर सकता है, क्रिमिनल केसेस भी, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में भी। हमने ऊपर कुछ क्राइटेरिया देखे थे किस किस केसेस में। जबकि अगर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलेट जुडिक्शंस केवल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे ही है, ठीक है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इट हैज़ वेरी वाइड डिस्क्रिशनरी पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव। हमारे यहाँ स्पेशल लीव पिटीशंस का कॉन्सेप्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट इंजॉय करता है। इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर है, बहुत ही वाइड डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। कि किसी, मान लो किसी अदर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स ने जजमेंट सुनाया है तो अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो अलाउ करेगा जो रिस्पेक्टिव पर्सन है कि आप हमारे पास अपील फाइल करो अंडर स्पेशल लीव पिटीशंस, ओके। जबकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट्स की बात करें तो इसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ठीक। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट्स के पास एडवाइजरी जुडिक्शंस है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट्स के पास कोई एडवाइजरी जुडिक्शंस नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है वो लिमिटेड है, जबकि अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप जो है बहुत ही वाइड है, ठीक है। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट्स है डिफेंड राइट्स ऑफ द सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। हमारे यहाँ जो सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट होंगे वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब अगर एक प्रोसेस, जो प्रोसीजर्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस प्रोसीजर का यूज़ करके कोई लॉ बनाया गया है तो भले ही वो, ठीक है, कैसा भी हो नेचर का हो, उसे कहीं ना कहीं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया कर सकता था। ओरिजिनली यही था, बट मेनका गांधी केसेस और भी कुछ एक्स्ट्रा केसेस के बाद हमारे यहाँ भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इनिशियली से ही, शुरुआत से ही मेंशन था इसमें, ठीक है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जुडिक्शन एंड पावर कैन बी इनलार्ज बाय पार्लियामेंट। तो हमारे यहाँ जो जुडिक्शन से पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उसे बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, बट घटाया नहीं जा सकता, ये चीज़ ध्यान रखना है। वहीं अगर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसकी जुडिक्शन और जो पावर है वो लिमिटेड है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही दी गई है, ठीक। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इट हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर स्टेट हाई कोर्ट्स। देखो हमारे यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट्स है उसका कहीं ना कहीं स्टेट हाई कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ है। जबकि इनके यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ऐसा कोई पावर नहीं है। दोनों इनके यहाँ जो फेडरल कोर्ट्स हैं एंड जो स्टेट्स की कोर्ट हैं दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब देखो एक्ट रिलेटिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देखो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस फिक्स एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 7 थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस फिक्स इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 8, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट्स नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 के थ्रू जो नंबर ऑफ जजेस थे 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया, बढ़ा के 10 कर दिया गया था, 7 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 1960 बढ़ा के 13 कर दिया गया था, एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस, जबकि चीफ जस्टिस को इंक्लूड कर लेंगे तो 14 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट्स नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 1977 के थ्रू 13 से बढ़ाकर 17 कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट्स में जजेस का नंबर, जबकि अगर चीफ जस्टिस को भी इंक्लूड कर लें तो टोटल 18 हो गए थे, ठीक। बस आप इतना याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू जो इनिशियली 30 थे उसको बढ़ा के 33 कर दिया गया, एक्सक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, एंड 34 कर दिया गया इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, ओके। अभी कोई रिसेंटली भी, ठीक है, जजेस की संख्या इंक्रीज हुई है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो रिसेंटली हमारे यहाँ क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2026 आया है, जिसके थ्रू जो नंबर ऑफ जजेस थे ना उनको बढ़ाकर 33 से 37 कर दिया गया है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल 38 हो जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 124 क्लॉज 1 की बात करें तो वो कहता है देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब आर्टिकल 124(1) ही सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करता है, जिसमें चीफ जस्टिस हो गए, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब ए लार्ज नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, ठीक है। जब तक कि
पार्लियामेंट किसी लॉ के द्वारा नंबर बढ़ाता नहीं है तब तक चीफ जस्टिस होंगे प्लस 7 अदर जजेस होंगे, आर्टिकल 124 क्लास 1 बोलता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, उनका भी एक ग्लैंस हम ले लेते हैं। जैसे आर्टिकल 124 इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स की बात करता है। ठीक है, 124A की बात करें तो NJAC की बात करता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस, जो कि डिक्लेयर कर दिया गया था नल एंड वॉइड 4 जजेस केस में। ठीक है, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था 2015 में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। 124B फंक्शन ऑफ कमीशन, ठीक है, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा उसका फंक्शन क्या होगा, ये सारे भी रिपील नहीं हुए, अभी एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है। 124C है जो कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ के बारे में बात करता है। 125 सैलरी ऑफ जजेस है, ठीक है, सैलरी अलाउंस पेंशन ऑफ द जजेस। 126 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस। ओके, 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस से डील करता है। ठीक है, 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक, 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ये चीज़ से डील करता है। 130 डील करता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, मतलब कहाँ पे सीट होगी, अभी तो मेन ब्रांच जो है दिल्ली में ही है। 131 डील करता है ओरिजिनल जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, 131 ने रिपील हो गया, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 130 सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हमने बात किया था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके किसी अदर जगह पे भी सुप्रीम कोर्ट्स की अदर सीट्स को, मतलब सीट्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हालांकि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस पे, ठीक है, कि उन्हें करना ही है। तो 131 ओरिजिनल जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 132 की बात करें अपीलेट जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है, या किसी छोटे कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट्स हाई कोर्ट। 133 की बात करें तो 133 डील करता है जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स अपील फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट सिविल मैटर से। ठीक है, 134 की बात करें तो क्रिमिनल मैटर्स, 34 आर है ना, तो क्रिमिनल्स में भी आर जैसा साउंड करता है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, सिविल मैटर 3, ठीक है, 133। 134A सर्टिफिकेट ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट्स, मतलब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देता है ना क्रिमिनल मैटर में कि आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट्स में। 135 जुडिक्शंस एंड पावर ऑफ फेडरल कोर्ट्स अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 136 स्पेशल लीव ऑफ अपील ऑफ बाय द सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक, इससे डील करता है। 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट आर ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट्स। 138 इनलार्जमेंट ऑफ द जजमेंट जुडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। ठीक है, 139 कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू रिट्स। 139 है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। 140 ancillary power of supreme courts। 141 law declared by supreme court to be binding on all courts। 142 143 आपको ध्यान रखना है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुडिक्शंस। 142 इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर। देखिए 143 को आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक, उसके बाद 146 ऑफिसर एंड सर्वेंट एंड एक्सपेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स। 147 इंटरप्रिटेशन। ओके, सो ये जिसको हमने हाईलाइट किया है 143 ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये जो अपीलेट जुडिक्शंस हैं, ठीक है, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, 133 सिविल मैटर्स, 132 कुछ सर्टेन केसेस में है ना अपील कर सकते हो आप, 134 क्रिमिनल जुडिक्शंस, ठीक है, 136 स्पेशल लीव्स टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है, 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट्स, 136 इनलार्जमेंट ऑफ जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय पार्लियामेंट। ओके, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। 143 एडवाइजरी जुडिक्शंस, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसी के साथ जो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर था वो फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे, दैट इज जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। हम जुडिशियल रिव्यू देखेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं देखेंगे, ठीक है। वैसे थोड़ा सा एक डिफिनेशन उसकी जान लेंगे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड
1 hour 24 minutes. Okay, so thank you.